आज मैं जो आपको 10 एमसीक्यू कराऊंगा, इंपॉर्टेंट होंगे, मेन मेन चीजें बतलाऊंगा, क्योंकि देखो 125 अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं है आपको जो है 100 करने हैं और 105 करने हैं। ठीक है, आप जितना मैक्सिमम उतने करने हैं, और इतना मानना कि अगर आप बेस्ट करोगे अपना तो जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सेट 6, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। देखो बहुत ही कॉमन है। सिमली है क्या? नहीं है। पर्सोनिफाई करा? कोई पर्सोनिफाई नहीं है। ठीक है, जैसे पेड़ हंस रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, बादल रो रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मेटोनमी और सिनिकडॉस, ध्यान रखना, एम है और ये एस है। सिनिकडॉस जो है वो मेटोनमी का ही पार्ट होता है। मेटोनमी थोड़ा सा ज्यादा वाइड होता है। मेटोनमी, ये मेटोनमी है। अब मेटोनमी कैसे है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बतला रहा हूं मैं आपको। SIACEN। ठीक है, अगर कोई सिंबल है, किसी चीज को आप सिंबल से दिखाओ, ठीक है, तो वो मेटोनमी होगी। अगर किसी चीज को आप इंस्ट्रूमेंट से दिखाओ, ठीक है, जैसे यहीं पे बात करूं तो पेन एक इंस्ट्रूमेंट है। कोई चीज है पेन, पेन से मतलब क्या है? राइटर। और स्वार्ड से मतलब क्या है? फाइटर। तो जो राइटर है वो फाइटर से ज्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करो किसी को दिखाने के लिए, तो वो मेटोनमी होती है। तो ये जो है मेटोनमी है। क्यों? क्योंकि राइटर ना लिखकर हमने पेन लिखा है, फाइटर ना लिखकर हमने स्वॉर्ड लिखा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करें। जब ऑथर की बात हो, ठीक है, मैंने कालिदास पढ़ा, अब मैं कालिदास कैसे पढ़ लूंगा भाई? मतलब ही नहीं बनता। कहने का मतलब मैंने कालिदास के वर्क्स को पढ़ा। तो जब आप ऑथर की बात करो तो वो मेटोनमी होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनर, कंटेनर की बात हो, अब जैसे चाय की बात चल रही है, ठीक है, मैंने कहा एक कप मैंने ली, एक कप मैंने ली। अब इसका मतलब क्या हो गया? चाय की बात है, कप को कौन लेगा? कप तो नहीं लेगा, लेकिन कप के जो चाय है, कप के अंदर जो चाय है उसकी बात हो रही, कंटेंट की। तो जब कंटेंट की बात हो, कंटेनर की, तो वो मेटोनमी होगी। ठीक है, मैंने एक गिलास पिया, मीन्स पानी। अब पानी नहीं बोला, एक गिलास पिया, तो ये जो है मेटोनमी हो गई। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जब इफेक्ट फॉर द कॉज, जब किसी प्रभाव की बात हो, कारण के प्रभाव की बात हो, या फिर जो है प्रभाव से कारण हो। ठीक है, तो वो मेटोनमी होती है। ठीक है, या फिर हम बात करें कोई फीलिंग या पैशन का नाम हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जब किसी कॉज का प्रभाव हो या प्रभाव का कारण हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े आपको एग्जांपल बतला देता हूँ। पहले है, किसी चीज को हम साइन या सिंबल से दिखाएं। ठीक है, किसी चीज को हम कोई उसकी जगह कोई सिंबल यूज करें, जैसे ही असेंडेड द थ्रोन। अब इसका मतलब क्या है? असेंडेड द थ्रोन मीन्स वो थ्रोन पर गया, मीन्स वो राजा बना, सिंपल सा है, वो ही बिकेम अ किंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किंग ना लिख के जो है थ्रोन यूज करा है, सिंबल। कोई सिंबल यूज कर ले कि थ्रोन जो है वो राजा बनने का प्रतीक है, तो जब सिंबल या साइन का यूज करो तो वो मेटोनमी होगी। जैसे बात करूं, यहाँ पे कौन सा यूज करा है सिंबल? रेड टेप। अब रेड हमें पता है, टेप फीता होता है, कल लाल फीता। लाल फीते से मतलब क्या हो गया? रेड टेप से मतलब ऑफिशियल रूटीन। मीन्स आप किसी डिपार्टमेंट में गए, उसने आपको चक्कर लगा दिए छोटे से काम के, तो आप कहोगे भाई उस वाले डिपार्टमेंट तो बड़ा रेड टेप है, मीन्स बहुत ज्यादा ऑफिशियल रूटीन है, चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं। तो आपने जो है चीज को किसी सिंबल से जो है डिनोट करा है। कोई सिंबल क्या है? ये रेड टेप। रेड टेप से मतलब क्या होगा कि ऑफिशियल रूटीन, बहुत ज्यादा चक्कर लगवाते हैं, तो कोई आप सिंबल यूज करो। अब यहाँ पे क्या है? बुढ़ापे की बात हो रही है। बुढ़ापे को आप कैसे, कौन सा सिंबल यूज करा? ग्रे हेयर्स, कि तुम बूढ़े हो गए, यू हैव ग्रे हेयर्स। तो ये ग्रे हेयर्स क्या बतला रहा है? एक सिंबल बतला रहा है बुढ़ापे का। तो जब हम कोई सिंबल यूज करें तो वो मेटोनमी होती है। लेदर इज बेटर देन लर्निंग। जो लेदर है वो लर्निंग से ज्यादा अच्छा पैसा देती है, लेदर। अब लेदर से मतलब क्या? चमड़ा से मतलब क्या है? बिजनेस की बात हो रही है, शू मेकिंग बिजनेस, जूते बनाने का बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है? ये भी मेटोनमी है। यहाँ पे लेदर को जो है वो लेदर, शू मेकिंग की जगह लेदर लिखा है, तो आप किसी सिंबल का यूज करो। अगला, इंस्ट्रूमेंट, ये भी उसी तरह से है। कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करो, जैसे पेन को हमने जो है राइटर की जगह पेन यूज करा, तो इंस्ट्रूमेंट यूज करा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज करें, जैसे मैं कहूँ अ स्मूथ टंग विंस फेवर। अच्छी बोलचाल विंस फेवर, अच्छी बोलचाल को जो होता है फेवर मिलता है। अच्छी बोलचाल, अब बोलचाल के लिए मैंने क्या यूज करा? स्मूथ टंग। टंग मीन्स जीभ।
तो मैंने ऑर्गन का यूज करा है। तो जब इंस्ट्रूमेंट या ऑर्गन, ऑर्गन से मतलब बताइए बॉडी पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट का यूज करो, जैसे पेन है, ऐसे ही जो है टंग भी एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑर्गन हो गया। यहाँ पे हेमलेट जो प्ले है उसमें पोलोनियस अपने बेटे लेertes को जब फ्रांस जा रहा होता है पढ़ने, तो उसको अलविदा कुछ सुझाव देता है, तुम ऐसे ऐसे करना। उसमें एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देता है, गिव एवरी मैन दाइन ईयर, हर किसी को अपने कान देना। अब कान देने से मतलब क्या है, एक ऑर्गन है जिससे आप सुन सकते हो। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि हर किसी की बात सुनना, तो ये ऑर्गन का यूज करा है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करा है सुनने के लिए, तो ये मेटोनमी हो गया। बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन अपनी बात कम रखना। अब वॉइस क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करा है। तो जब इंस्ट्रूमेंट या ऑर्गन की बात करें तो वो क्या होता है, मेटोनमी। अब देखो ये तो कुछ नहीं इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये तो एक फॉर्मूला है कि आप SIACEN बस ध्यान रखना, ठीक है। तो S साइन या सिंबल, I इंस्ट्रूमेंट, A ऑथर, ऑथर जैसे उसने मिल्टन को पढ़ा। अब मिल्टन से मतलब क्या है, मिल्टन के वर्क्स को, ठीक है। इसमें ऑथर होता है या फिर किसी जगह पे कोई प्रोडक्शन हुआ है तो उसे भी हम रखेंगे, जैसे मिल्टन की बात हुई तो मिल्टन के वर्क्स को पढ़ा, ठीक है। अगर मैं कहूं जैसे कन्नौज की बात हुई तो कन्नौज का मतलब क्या है, कन्नौज का परफ्यूम की बात हो रही है। तो आप जब किसी जगह की के प्रोडक्शन की बात करो तो वो भी जो है मेटोनमी होता है। जैसे ऑल अरेबिया, सारा अरेबिया, प्लीज फ्रॉम योंडर बॉक्स, उसके बॉक्स में से खुशबू फैलाता था, तो सारा अरेबिया। अब अरेबिया से मतलब क्या हो गया, अरब में बनने वाला परफ्यूम। तो यहाँ पे क्या है, किसी जगह पे कोई प्रोडक्शन होता है उसकी बात होती है। ओ फॉर अ बीकर, ये देखो जॉन कीट्स की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ फॉर अ बीकर, एक बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, जो एक बीकर भरा हुआ मिल रहा है गर्म साउथ का। अब साउथ से मतलब क्या है, साउथ में बनने वाली दारू। तो यहाँ पे एक जगह का यूज करा है जहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है, साउथ में, वहां पे इंग्लैंड में प्रोडक्शन होता है होगा उस समय, तो वहां की बात हुई वाइन की बात। तो जब किसी के प्रोडक्शन, जगह के प्रोडक्शन की बात हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं, तो ऑथर या फिर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कंटेनर, बहुत आसान है, ठीक है। मैंने एक कप, चाय की बात हो रही है, मैंने एक कप ली तो ये हो गया मेटोनमी। ही ड्रैंक द कप, द होल हाउस, पूरा घर, ठीक है, पूरा घर उसे देखने गया। मतलब किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया तो पूरा घर उसे देखने गया। अब घर तो देखने नहीं आएगा, घर में रहने वाले लोग, द इनमेट्स ऑफ द हाउस, ठीक है। द कैटल बॉइल्स, कैटल गर्म हो रही है। अब कैटल थोड़ी ना गर्म हो रही है, कैटल के अंदर जो रखा हुआ है, ठीक है, पानी है, दूध है, वो गर्म हो रहा है, ठीक है। ही इज नोन टू द होल विलेज, वो पूरे गांव में जाना जाता, गांव में नहीं जाना जाता, गांव के लोगों के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंटेनर, जो उसमें चीज रखी हुई है उसकी बात हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल ध्यान रख लो तो ध्यान रहता है, बस ध्यान रखना। तो SIAC, हो गया कंटेनर, ठीक है। अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, द इफेक्ट फॉर द कॉज, किसी वजह से कोई प्रभाव हो, किसी कारण की वजह से प्रभाव हो, या प्रभाव की वजह से कारण हो जाए, थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ब्यूटी की वजह से जॉय होता है, ब्यूटी की वजह से जॉय होता है, तो एक प्रभाव है, ठीक है, ब्यूटी की वजह से जॉय होता है। इस फेलर, उसके फेलर की वजह से डेथ हुई, तो किसी कारण की वजह से कोई प्रभाव हुआ, तो ये मेटोनमी हो गई। थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाते हैं। आई सॉ द ब्राइट डेथ, ये इसे छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है द नेम ऑफ अ फीलिंग और पैशन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, जब आप किसी फीलिंग का नाम दो। जैसे बात करें, नेताजी इज द प्राइड ऑफ इंडिया, नेताजी भारत के प्राइड हैं, तो यहाँ पे जो है नेताजी को एक नाम दिया है प्राइड का, ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइड। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, बाकी तो बिल्कुल क्लियर 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 है। SIACEN, ठीक है। S सिंबल, I इंस्ट्रूमेंट, लगभग लगभग एक से हैं, जैसे यहाँ पे कान को कहा था, ठीक है, पेन को कह दिया, ठीक है। C कंटेनर, SIA ऑथर, फिर आएगा C कंटेनर, और फिर E और N, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। E प्रभाव और N जो है कोई नेम ऑफ फीलिंग का। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑथर्स वर्क एपिटेमाइज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है एक, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू क्लासिकल एज में। कौन सा जो मेन राइटर है वो इसको बताता है, उसका प्रतीक है, कौन सा राइटर, तो कौन सा है वो, हेनरी फील्डिंग है, रिचर्डसन है, पोप है, या फिर जो है सैमुअल जॉनसन है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन जो है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एक तरह से सिंबलाइज करते हैं। अब इसका एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है सेंसिबिलिटी, भावुकता या संवेदनशीलता।
ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी नाम कैसे पड़ा? अगर बात करें तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो न्यू क्लासिकल एज में ही आती है। अब न्यू क्लासिकल एज में क्या थे? आर्टिफिशियल रूल्स थे, ठीक है? रेशनैलिटी थी, स्ट्रिक्टनेस थी कि आपको जो है इन रूल्स को फॉलो करना है। अब न्यू क्लासिकल एज शुरू हुई 1660 में, ठीक है? लास्ट में आते-आते आखिर में थोड़ा इसका प्रभाव कम होने लगा और एक सेंस आने लगा, सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता, भावुकता आने लगी। तो जो एक स्ट्रिक्ट रूल्स थे, आर्टिफिशियलिटी थी, वो कम होती चली गई और एक भावुकता आने लगी, सेंसिबिलिटी आने लगी। और बाद में ये जो सेंसिबिलिटी थी, ये किस में चेंज हुई? ये फिर हो गई किसमें? रोमांटिक एज में। ये रोमांटिक एज में आगे बढ़ गई। तो अगर हम बात करें, तो जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, इसमें बात करें तो एक तरह से इसमें ये खैर नहीं पूछा है, खैर छोड़ो, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। अगर बात करें तो ये न्यू क्लासिकल एज है, ठीक है? इसमें आर्टिफिशियलिटी मिलेगी, ठीक है? और एक तरह से रेशनलिटी की बात हुई है, स्ट्रिक्ट रूल्स की बात हुई है। अब ये सब हुए, शुरुआत में बहुत रूल्स फॉलो हुए, यहाँ पे आते आते रूल्स कमजोर पड़ गए, थोड़ी समझ बढ़ने लगी, नेचर के प्रति थोड़ा सा ज्यादा वो आ गया, सेंस आ गया कि हाँ भाई नेचर की भी बात सुनी जाए। और इसके बाद में एक नई एज शुरू हुई, वो कौन सी थी? रोमांटिक एज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म इथोस रेफर टू इन अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी? भाई ये जो अगर हम बात करें तो अरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और पूछा भी आता है कई बार एग्जाम में। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ही बताऊंगा, ज्यादा मैं डीपली इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो इसमें जो ट्रेजेडी होती है, उसमें इथोस किसको बतलाता है? म्यूजिक और मेलोडी को बतलाता है, प्लॉट स्ट्रक्चर को बताता है, कैरेक्टर एंड मोरल क्वालिटी बताता है, विजुअल इफेक्ट्स को बताता है, इथोस। अब मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ। इथोस से मतलब एथिक्स, एथिक्स नीति, इसमें हो गया नीति, सीधी बात है, करेक्टर में होगी। तो जो इथोस है वो किसको बतलाता है? करेक्टर को बतलाता है। अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंस की बात करूं, 6 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, ड्रामा के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं अरिस्टोटल के हिसाब से। उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? प्लॉट, जिसका दूसरा नाम है मिथोस, ये पूछा गया एग्जाम में। मिथोस ग्रीक वर्ड है, ठीक है? उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट आता है करेक्टर। प्लॉट के बिना कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती, प्लॉट जरूरी है, जैसा अरिस्टोटल ने कहा था। हालांकि अगर हम बात करें तो जो एब्सर्ड ड्रामा है, एब्सर्ड ड्रामा में कोई प्लॉट नहीं होता, ठीक है? उसमें करेक्टर होते हैं। लेकिन उस जमाने में तो प्लॉट ही होते थे भाई, कहानी तो होगी, प्लॉट मेन होता है। करेक्टर के बिना काम चल सकता है लेकिन प्लॉट के बिना नहीं चल सकता, ये अरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है? तो प्लॉट मिथोस, करेक्टर इथोस, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट है थॉट, विचार, आइडिया, थीम क्या है, ठीक है? सोच, थीम क्या है किसी वर्क की। फोर्थ डिक्शन, जिसे कहेंगे रिदमिक लैंग्वेज, लिखने की शैली क्या है, किस तरह से लिखा गया है, लैंग्वेज कैसी है। फिर पांचवें नंबर पर आता है ये इंपॉर्टेंस के मामले में सॉन्ग। तो ट्रेजेडी हो, उसमें सॉन्ग होते थे उस जमाने में, ठीक है? कोरस वगैरह ये बीच बीच में कुछ लाइनें गाते थे, ठीक है? अगर हम बात करें तो शेक्सपियर के वर्क्स में भी कई बार हमें सॉन्ग मिले हैं। लास्ट का जो सबसे डाउन वाला पार्ट है, सिक्स्थ, 6 इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका सबसे डाउन वाला वो स्पेक्टिकल। भाई ड्रामा जो होता है वो थिएटर में हो रहा है, तो एक पूरा स्पेक्टिकल होगा, पूरा दृश्य होगा, जिसको आसपास के कैसे वो जो है तक कपड़ा क्या लगाया गया, रोशनी के लिए क्या लगाया, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। तो ये चीजें होती हैं। अगर बात करें तो थोड़ा सा बतलाऊंगा इसमें, प्लॉट की बात करें। प्लॉट को कहा था उन्होंने सोल ऑफ द ट्रेजेडी, सोल ऑफ द ट्रेजेडी है। अगर ट्रेजेडी है तो उसकी सोल जो है वो प्लॉट है, कहानी। और करेक्टर जो होते हैं वो दूसरे नंबर पे आते हैं। उन्होंने क्या कहा था प्लॉट के लिए? कंप्लीटनेस होनी चाहिए, पूरा प्लॉट जो होता है वो कंप्लीट हो, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा हो, ये नहीं कि बीच में छोड़ दो, कनेक्टेड हो, ठीक है? मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि आप उसे पढ़ो तो आपको ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड ध्यान रहे, ये नहीं कि पिछला भूल जाओ। तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए इस तरह से। यूनिटी होनी चाहिए कि जो कहानी है वो बिल्कुल जुड़ी हुई हो, यानी कि इधर उधर जा रही हो। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो, यूनिवर्सलिटी हो, ठीक है? कि वो ये नहीं कि इंडिविजुअल हो, सब पे हो लागू, ठीक है? कंप्लीटनेस, ये सारी चीजें जो जरूरी होती हैं। तो ये जो था अरिस्टोटल ने कहा था कि जो ट्रेजेडी होती है उसकी मेन चीजें ये सारी होती हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो एग्जाम में कई बार पूछा आता है, रिवर्सल। इसका ग्रीक वर्ड है पेरिपेटिशिया, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? रिवर्सल और पेरिपेटिशिया, और दूसरा रिकॉग्निशन और एनाग्नोसिस। अब इसका मतलब तो समझ गए होगे, रिकॉग्निशन, रिवर्सल भी समझ में आ गया होगा, रिवर्सल, पेरिपेटिशिया। इसका मतलब क्या होता है? कोई ड्रामा है, ट्रेजेडी और कॉमेडी, ठीक है?
अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों की बात करी थी, ट्रेजेडी को सुपीरियर माना था, कॉमेडी को जो है इंफीरियर माना था। जब ट्रेजेडी की बात हो तो उसमें क्या होता है, जो फॉर्चून है, जो कैरेक्टर है मेन, उसका जो भाग्य है, कहानी बढ़ रही है, वो गुड टू बैड में जाए, रिवर्सल हो जाए, उसकी कहानी बढ़ रही है, अचानक क्या है, रिवर्स हो जाए, अच्छे तरह से बढ़ी अचानक रिवर्स हो जाए, तो वो क्या हो गया, पेरीपेटिशिया हो गया, वो हो गया ट्रेजेडी में। अच्छा, कॉमेडी में क्या होगा, बैड टू गुड, वो पेरीपेटिशिया होगा, बुरा चल रहा है उसके साथ में, अचानक बहुत अच्छा हो जाए, तो वो पेरीपेटिशिया हो गया, मीन्स रिवर्सल, उसके फॉर्चून में कुछ रिवर्स हो जाए, ठीक है? वो कहानी जो है वो आगे की बजाय पीछे को हो जाए, तो ट्रेजेडी में रिवर्सल। अच्छा, जो रिवर्सल होता है, ये कुछ रिकॉग्निशन के साथ साथ ही होता है, तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर है, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि रिवर्सल और पेरिपेटिशिया जो है रिकॉग्निशन, इसमें क्या अंतर है। तो रिकॉग्निशन क्या होता है, इसका ग्रीक वर्ड है एनाग्नोसिस। ट्रेजेडी की बात करें तो कोई डिस्कवरी हो, मीन्स कोई जानकारी पता लगे, और वो जानकारी से आपको क्या हो, या तो आपकी सारी चीजें दिक्कतें खत्म हो जाएं, जैसे कोई आपको पत्र मिल गया, उस पत्र से आपको पता लगा अरे वो मेरा भाई था, या फिर उसकी वजह से उल्टा हो जाए, जैसे टेस्ट ऑफ द डेवरवेलिस, ठीक है, उसमें पत्र था, मान लो पत्र तो वो नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अगर मान लो पत्र मिला, उस पत्र में कुछ ऐसी जानकारी हो जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो रिकॉग्निशन है। तो रिकॉग्निशन कुछ भी हो सकता है, कोई आइडेंटिटी हो किसी की, कि कोई खोया हुआ बच्चा है, उसकी आइडेंटिटी कोई तिल है, उससे रिकॉग्निशन हो जाए, ठीक है, या फिर कोई विल हो, कोई बॉडीली मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, तो रिकॉग्निशन होता है, उससे हमें किसी चीज के बारे में पता लगता है। रिकॉग्निशन ये नहीं है कि उससे अच्छा ही होगा, कई बार रिकॉग्निशन से बुरा ही होता था ट्रेजेडी में। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे इडिपस रेक्स है, ठीक है, इडिपस रेक्स एक क्लासिकल ट्रेजेडी है, जिसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा दिया जाता है। इसमें इसमें जो है दो करेक्टर हैं, जोकस्टा जो रानी है, और राजा है लेस। लेस को भविष्यवाणी होती है कि तेरा जो बच्चा होगा इडिपस, वो तुझे मारेगा। ये लगभग 2500 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है। अब इडिपस जो होता है वो अपने नौकर को ऑर्डर देता है कि तुम इस बच्चे को मार देना, जंगल में ले आके से मार दो, क्योंकि ये मुझे मारेगा आगे आके। अब वो नौकर जाता है, उसे थोड़ी दया आ जाती है, वो कहता है चलो मैं मारूंगा तो नहीं इसे, ऐसा करता हूँ इसे जंगल में छोड़ आता हूँ, ये खुद ब खुद बेचारा मर जाएगा। अब मैं अपने हाथों से कैसे मार दूं बच्चे को, वो छोड़ कर चले जाता है, बच्चा तो मरना ही था। बाई चांस वाली बात है कि वो बच्चा कुछ कबीले वालों को मिल जाता है, बाई चांस, अब वो कबीले वालों से ले आते हैं, वो कबीले वाला का जो सरदार था, उसका बेटा नहीं था, तो वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। पावरफुल होता है वो कबीला, और इतना पावरफुल हो जाता है कि उसकी राजा से दुश्मनी हो जाती है। अब ये इडिपस को नहीं पता ये राजा जो है मेरा बाप है, इडिपस राजा को मार देता है, और जो उसकी रानी होती है जोकस्टा, उससे मैरिज कर लेता है। अब भयंकर सूखा पड़ जाता है राज्य में। अब वो प्रार्थना करता है, तो देवता होते हैं, तो देवता आते हैं, वो कहते हैं कि जो सूखा है उसका कारण तू ही है, क्योंकि जिसे तू अपनी बीवी समझ रहा है वो असलियत में तेरी माँ है। अब जब रिकॉग्निशन क्या हुआ, बुरा हुआ, रिकॉग्निशन हुआ, उसे पता लगा अरे ये जो मेरी वाइफ है ये तो मेरी माँ निकली, तो रिकॉग्निशन बुरा ही होता है ट्रेजेडी में। और रिकॉग्निशन की वजह से क्या हुआ, बुरा हो गया, तो फॉर्चून क्या होगा, वापस जाएगा, पेरिपेटिशिया होने लगा, ठीक है, फॉर्चून जो है वो रिवर्सल हो गया। अब उसे गुस्सा आया अपने आप पे, उसने अपनी आंखें नोच ली, फोड़ ली अपनी आंखें, इडिपस ने, तो पूरा जो फॉर्चून है वो उसका रिवर्स हो गया। तो ये जो होता है रिवर्सल, ये रिकॉग्निशन के लगभग लगभग साथ साथ होता है। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो इससे फॉर्चून बदलता है इग्नोरेंस टू नॉलेज, या तो इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जाएगा, या फिर क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल बतलाया। इसकी वजह से हमें इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, और ट्रेजेडी में जो होता है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इन दो टर्म्स को ध्यान रखना, रिकॉग्निशन कोई पहचान होती है, और रिवर्सल जो ट्रेजेडी होती है उसमें आगे बढ़ रही हो अचानक कुछ हो जाए, तो वो रिवर्स हो गई, ठीक है, जैसे इसमें आंखें फोड़ ली। अब अपने आप आगे बढ़ रही थी कहानी, अब जो है रिकॉग्निशन की वजह से उसने जो था गुस्सा है, उसने अपने आंखें नोच ली, ये रिवर्सल हो गया। अगर बात करें एक अच्छा प्लॉट कौन सा होता है उसमें, जिसमें रिकॉग्निशन हो या रिवर्सल हो, अच्छा जो प्लॉट होगा ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी की बात हो रही है, जिसमें रिकॉग्निशन हो या फिर रिवर्सल हो या फिर दोनों ही हो। एरिस्टोटल ने कहा था, प्रेफर करा था कॉम्प्लेक्स प्लॉट को, सिंपल वन की बजाय कॉम्प्लेक्स प्लॉट को ज्यादा पसंद करा था। कॉम्प्लेक्स प्लॉट को क्यों पसंद करा था, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट में या तो रिकॉग्निशन होता है या रिवर्सल होता है, दोनों होते हैं।
अच्छा, जब ये रिकॉग्निशन रिवर्सल होता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, तो उसमें क्या होता है, पिटी और फियर भी होते हैं। मान लो आपने ट्रेजेडी देखी थिएटर में, ठीक है, अब हीरो के साथ में कुछ बुरा हुआ, तो आपको देखकर, जैसे पुरानी मूवी देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब आंसू आएंगे तो क्यों आए आंसू? आपके अंदर एक फियर की भावना आई और दया उत्पन्न हुई। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं, ट्रेजेडी को, तो हमारे अंदर पिटी और फियर होता है। पिटी उत्पन्न होती है और दया उत्पन्न होती है। दोनों एक ही बोल दिया मैंने, पिटी उत्पन्न होती है और डर उत्पन्न होता है, फियर। इसकी वजह से कैथारसिस उत्पन्न होता है। कैथारसिस एक मेडिकल टर्म है, मेडिकल टर्म है, जो आपको पर्ज कर देगा, शुद्ध कर देगा, पर्ज कर देगा आपके इमोशन से। आपके अंदर जो इमोशन है दबे हुए, जैसे फियर है और पिटी है, उनको शुद्ध करेगा, पर्ज करेगा, क्योंकि आपके अंदर कैथारसिस उत्पन्न हुआ है। मेडिकल टर्म में कैथारसिस उत्पन्न हुआ। और ये कैथारसिस कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि आपने ट्रेजेडी देखी, ट्रेजेडी में हीरो के साथ बुरा हुआ, उस बुरी चीज को देखकर हीरो के साथ में आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपके अंदर पिटी आई और फियर आई, और इसकी वजह से कैथारसिस आपके अंदर उत्पन्न हुआ, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई। तो ये जो होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट में होता है, जिसमें रिवर्सल या फिर कहें तो रिकॉग्निशन होता है। आगे बढ़ते हैं। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ डिनूमेंट? डिनूमेंट को कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? टू क्रिएट सस्पेंस, टू इंट्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिंग क्लोजर। देखो, डिनूमेंट की बात करें तो जो प्ले होता है, उसका लास्ट पार्ट होता है जिसमें सारी चीज सॉल्व हो जाती है। तो इसका सही आंसर है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अगर बात करें तो फ्रेटेक्स पिरामिड, फ्रेटेक्स एक जर्मन नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, गुस्टाव फ्रेटेग। उन्होंने एक थ्योरी दी कि जो ड्रामा होते हैं, ड्रामा के लिए कहा था 5 एक्ट प्लॉट, जो 5 एक्ट प्लॉट होते हैं, शेक्सपियरियन प्लेस थे, जो एलिजाबेथन प्लेस है, 5 एक्ट के थे। उनको कहा कि उनका एक खास स्ट्रक्चर होता है और ज्यादातर जो है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये थ्योरी उन्होंने ली कहाँ से थी? ये उन्होंने ली थी एरिस्टोटल और हॉरेस जो थे, उनकी थ्योरी को ही एक्सपेंड करा था। जैसे फ्रेटेक्स पिरामिड कहा क्योंकि कुछ कुछ पिरामिड जैसी शक्ल का है। अब ये 5 पार्ट कौन से हैं? पहला हो गया एक्सपोजिशन। ये बिल्कुल डाउन में होता है। अगर हम देखें इस पिरामिड में तो सबसे नीचे है, ये इससे नीचे है, लेफ्ट में है, ठीक है। एक्सपोजिशन मतलब सारे कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है क्या कहानी है, ठीक है। दूसरा इसमें जो है वो है राइजिंग एक्शन। अब राइजिंग एक्शन से पहले क्या होगा, यहां पर ये एक्सपोजिशन है, यहां पे बढ़ना शुरू होगा, यहां पे कुछ होगा, इंसाइटिंग फोर्स, इंसाइटिंग इंसाइटिंग फोर्स, यहाँ पे कुछ होगा। अब क्या हुआ होगा? मान लो महाभारत की बात करें, दुर्योधन था, वो आ रहा था, तो उसको क्या कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। तो कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से टेंशन बढ़ेगी, तो यहाँ से टेंशन बढ़नी शुरू हो गई, राइजिंग फोर्स। तो टेंशन बढ़ती चली आई, बढ़ती चली, और लास्ट में ये तीसरा पार्ट आएगा, क्लाइमैक्स, ये तीसरा है, ये हो गया क्लाइमैक्स, ये बिल्कुल टॉप पे होगा, पिरामिड का टॉप है ये। यहाँ पे कोई लड़ाई, कोई मर्डर, कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बड़ी चीज हुई होगी, तो ये क्लाइमैक्स हो गया। अब इसकी वजह, इसके बाद में चौथे नंबर पे आएगा फॉलिंग एक्शन। यहाँ पे थोड़ा टेंशन कम होनी शुरू होंगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेजेडी अब अपने अंत की तरफ जा रही है, फॉलिंग एक्शन। और लास्ट में जो है वो होगा रेजोल्यूशन। ये फिफ्थ पार्ट है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब सारी चीज सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी में देखो जो मेन कैरेक्टर होता है उसके साथ में उसका डाउनफॉल होता है, मींस ज्यादातर ट्रेजेडी में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो जो ट्रेजेडी होगी उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कैटास्ट्रॉफे। क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर होगा, प्रोटेगनिस्ट, उसकी जनरली डेथ हो जाएगी, तो उसका जो रेजोल्यूशन होगा, जो लास्ट जिसमें सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, वो कैटास्ट्रॉफे में होगा। लेकिन जो लास्ट पार्ट होगा कॉमेडी का, उसका क्या होगा, डिनूमेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो जितनी भी जो कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, जो झंझट होंगे, जो कुछ कंफ्यूजन होगा, वो खत्म हो जाएगा और हैप्पी एंडिंग होगी। कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है तो वो होता है डिनूमेंट। तो डिनूमेंट कॉमेडी में मिलेगा और ट्रेजेडी में कैटास्ट्रॉफे। डिनूमेंट को हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है फिफ्थ का, तो इसे फ्रेटिक्स पिरामिड कहा गया है। 65, हीरोइक ट्रेजेडी वाज रिटन बाय डैश इन रेस्टोरेशन पीरियड। देखो, रेस्टोरेशन पीरियड की खासियत थी हीरोइक ट्रेजेडी, एक और थी शी ट्रेजेडी भी थी, वो भी बतलाऊंगा मैं। हीरोइक ट्रेजेडी तो कौन से राइटर ने करा था भाई? सिंपल सा आप समझ गए होंगे, रेस्टोरेशन एज की बात हो तो जॉन ड्राइडन,
सबसे ज्यादा पॉपुलर करा था इन्होंने। हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक ड्रामा कहते हैं इसे। ये एक तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, ये भी रेस्टोरेशन एज में काफी फली फूली। और दूसरा हीरोइक ट्रेजेडी। अगर हीरोइक ट्रेजेडी की बात करें तो आखिर कैसे ये जो है ज्यादा पॉपुलर होनी शुरू हुई। चार्ल्स सेकंड जो थे वो वनवास की जिंदगी फ्रांस में रह रहे थे। फ्रांस में उन्होंने जो थिएटर में देखे ड्रामा, वहां पे पॉपुलर थे हीरोइक ड्रामा। तो जब इंग्लैंड वापस आए तो कुछ फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी रहा, क्योंकि उनके कुछ दरबारी भी उनके साथ भाग गए थे। तो जब वापस आए तो हीरोइक ट्रेजेडी जो थी वो परफॉर्म की जाने लगी। तो बाहर का कुछ इन्फ्लुएंस रहा, फॉरेन इन्फ्लुएंस मीन फ्रांस का इन्फ्लुएंस पड़ा हीरोइक ट्रेजेडी पे। दूसरा क्या हुआ, नेटिव इन्फ्लुएंस भी था। जो पुराने प्लेस थे, अगर एलिजाबेथन प्लेस की बात करें तो उनमें ऐसा नहीं था कि उनमें हीरोइक ड्रामा वाली चीज नहीं, उनमें भी थी। उनमें भी हीरोइक ड्रामा मतलब क्या होगा, शूरवीर वाली चीज, बड़ी हाई फ्लोन लैंग्वेज थी। मैं तो ये मच्छर की तरह मसल दूंगा। तो इस तरह के ड्रामा हमें जो एलिजाबेथन एज में भी मिलते हैं। तो नेटिव इन्फ्लुएंस भी था पुराना वाला, एलिजाबेथन एज वाला, और फॉरेन इन्फ्लुएंस भी हमें मिलता है हीरोइक ड्रामा में। अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर कौन है हीरोइक ट्रेजेडी का या हीरोइक ड्रामा का, तो वो ड्राइडन है। लेकिन शुरुआत किसने करी थी, विलियम डेवनेंट ने। इन्होंने शुरुआत करी थी हीरोइक ड्रामा की। पॉपुलर किसने करा था, ड्राइडन ने। और जो टर्म कॉइन करा है वो भी ड्राइडन ने ही करा था, हीरोइक ड्रामा ड्राइडन ने। ड्राइडन ने पहला प्ले लिखा था जो हीरोइक ट्रेजेडी में था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर बात करें तो हीरोइक ड्रामा की बात करें या हीरोइक ट्रेजेडी की बात करें तो इसमें लव मिलेगा। कोई लड़ाई हुई होगी लव के लिए, ड्यूटी के लिए, ऑनर की बात हुई होगी, वेलर की बात हुई होगी, बहादुरी की बात हुई है, तो ये सारी चीजें इनमें हमें मिलती है। कैरेक्टर्स बहुत सुपर होंगे। जो एक तरह से कहें तो हीरो होगा वो सुपरमैन की तरह होगा, बहुत ही ताकतवर दिखाया देंगे। जो हीरोइन होगी वो भी बड़े अलग ही किस्म की होगी, सुपर वुमेन नहीं होगी वो, एक तरह से क्या होगी, इमोशनल होगी, बहुत टची होगी। तो कैरेक्टर्स अपने आप में सुपर होंगे। सेंशनलिज्म होगा, कोई लड़ाई झगड़े होंगे, वायलेंस दिखाया जाएगा, ये सारी चीजें इनमें हीरोइक ट्रेजेडी का मतलब हीरोइज्म की बात, शूरवीरता की बात होती है, ठीक है। एक चीज और होती है, ये क्लासिकल रूल्स को जनरली फॉलो करती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये एक साल को दिखाएं, एक दिन में दिखा दिया, एक ही कहानी होती है, ठीक है। तो जनरली क्लासिकल जो यूनिटीज थी, ठीक है, टाइम प्लेस और एक्शन इनको फॉलो करती थी। लव, ब्यूटी, ऑनर और वेलर, ये इनकी खास होती है, ये हमें इनमें मिलता है। थोड़े से और बात करते हैं। जो हीरोइक ट्रेजेडी थी रेस्टोरेशन एज में लिखी गई, वो शुरुआत में लिखी गई हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट में लिखी हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक कपलेट में लिखी गई, ठीक है। हीरोइक कपलेट में लिखी गई, लेकिन हीरोइक कपलेट के साथ में दिक्कत है कि बनावटी होती है, इसमें राइमिंग स्कीम होती है ए ए बी बी। तो कोई भी करेक्टर कैसे बोल सकता है, तो कुछ ना कुछ तो बनावटीपन आ गया ना। तो हीरोइक कपलेट में लिखी गई शुरुआत में, लेकिन ये जो है आर्टिफिशियल मानी गई, अच्छा नहीं माना गया। ब्लैंक वर्स को फिर अडॉप्ट करा गया, क्योंकि ब्लैंक वर्स एक आम बोलचाल की तरह भी हो जाती है। इसमें एक रिदम भी होती है और आम बोलचाल की तरह भी हो जाती है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। तो ब्लैंक वर्स में बाद में लिखा जाने लगा। अगर बात करें तो ड्राइडन ने सबसे फेमस प्ले जो लिखा था वो कौन सा था, ऑल फॉर लव, ठीक है। जो एंटोनियन क्लेयोपेट्रा का कह सकते हैं रीमेक था ऑल फॉर लव। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया, तो हीरोइक ट्रेजेडी है ये, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है। तो ये लिखा था। एक चीज और जो थी, एपिक ग्रैंडर मिलेगा इसमें। जो ये ट्रेजेडी होती है बहुत हाई फाई होती है, ठीक है, बहुत शूरवीरता की बात होंगी, तो ये एपिक ग्रैंडर इनकी बात होगी। और इनको क्या कहा गया था, इमिटेशन लिटिल ऑफ हीरोइक पोम। जो हीरोइक पोम होती है, शूरवीरता वाली पोम, उसकी कुछ कुछ नकल होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बहादुर की बात होगी, लड़ाई की बात होगी, कि मैंने जो राजा था उसने एक ही वार में उसको मार दिया, कुछ इस तरीके की बातें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। 66, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। देखो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे पहले किसने यूज करा था, वर्जीनिया वुल्फ, सिगमंड फ्राइड, स्पेलिंग गलत हो गई है, जेम्स जॉयस या विलियम जेम्स। सीधा सीधा आंसर है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स ने यूज करा था 1890 में, बुक आई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान रखना, विलियम जेम्स ने यूज करा था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, धारा, चेतना की धारा, मीन्स सोचने की धारा, ठीक है? ये एक तरह से कहें इसका दूसरा नाम क्या होगा, इनर स्पीच या इंटीरियर मोनोलॉग। मोनोलॉग मूवी होती है प्यार का पंचनामा, अगर देखियो फर्स्ट पार्ट, तो लास्ट में मोनोलॉग है, ठीक है। जो कार्तिक आर्यन है वो बड़ी लंबी स्पीच दे रहा, मोनोलॉग। अब वो बोल रहा है, उसने कम से कम एक पेपर की स्पीच बोली है, ठीक है। वो मोनोलॉग है, लेकिन वो बोली है। इंटीरियर मोनोलॉग अगर वो मन मन में बोले,
तो इंटीरियर मोनोलॉग हो गया। तो इसका दूसरा नाम कह सकते हैं इंटीरियर मोनोलॉग या इनर स्पीच। जो ये होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है, प्लॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, प्लॉट तो है लेकिन इतना नहीं है। जो करेक्टर हैं वो अपने मन में बहुत सोचते हैं, पास्ट को सोचेंगे, ठीक है, फ्यूचर को सोचेंगे, अरे कल मैं उससे मिला था, 2 साल पहले मिला था, पता उसने ये कहा था, तो दिमाग में चला, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कहानी कैसे बढ़े, अभी तो वो बैठा तो अभी पास्ट में पहुंच गया। पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको समझने के लिए भी जिगरा चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेमोरीज, पुराने थॉट, विचार, ऑब्जर्वेशन, इनकी बहुत ज्यादा बात होती है। जो प्लॉट कहें तो वो सीधा सीधा नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अभी आगे बढ़ रहा है, पता लगा, फिर पीछे हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हो गया, फिर आगे बढ़ रहा है, इस तरह से कहानी थोड़ा सा इधर उधर घूमती रहती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात होगी। अगर बात करें तो इसके जो मेन है, जेम्स जॉयस बहुत पॉपुलर बनाया, वर्जीनिया वुल्फ इन्होंने, और विलियम फॉकनर, अमेरिकन राइटर डॉर्थी रिचर्डसन, इन्होंने बहुत पॉपुलर बनाया। जेम्स जॉयस का ज्यादा माना जाता है क्योंकि इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि इनमें सबसे पहले यूज करा, लेकिन इससे पहले भी जो होता है बात करें तो लॉरेंस स्टर्न, ठीक है, जो 4 इंपॉर्टेंट कहें तो जो नॉवलिस्ट थे, उनमें लॉरेंस स्टर्न का नाम आता है। उन्होंने एक वर्क लिखा था, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम शैंडी, बहुत ही बेकार नॉवल है। इसमें इंटीरियर मोनोलॉग का यूज हुआ है, करेक्टर जो है वो अपने बारे में सोच रहा है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमें इसमें मिलती है, लेकिन जो अच्छे तरह से यूज हो बाद में इन राइटर्स ने यूज करा है। आगे बढ़ते हैं। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शी ट्रेजेडी। अब ये जो होता है नॉट वाले, ये गड़बड़ करते हैं, मैं डिग्री कॉलेज के पेपर में गड़बड़ कर कर आया हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है। 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, चलो मैं बतला भी देता हूँ, कभी कभार अपनी बेवकूफी को भी बताना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी दूरी को। सिंपल सा था, मुझे याद था पूरा पूरा, लास्ट में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, एक फॉर्मूला बना रखा था, ठीक है, JSUN, लास्ट में नेपट्टून, फिर यूरेनस, फिर इस तरह से था, वो मेरा सही हुआ। अगला आया क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं। अब सिंपल सा, ये भी मुझे पूरा याद है कि भाई नाइट्रोजन जो है वो कितने परसेंट है, ठीक है, उसके बाद में जो ऑक्सीजन है 20.9% है, लगभग 21%, उसके बाद में आर्गोन 0.9, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। अब दिक्कत क्या हुई, इसको मैंने, जो उन्होंने कहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सिंपल सा नाइट्रोजन के बाद में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगी। मैंने इसे जैसे वो पहला था मैंने उल्टा समझ लिया इसे, जल्दी जल्दी में। कई बार हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत कर देते हैं। तो ये नॉट वाले जरा ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बार और हुआ था, डाइट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो था, मैंने पेपर दिया था, परसेंटेज की वजह से, एमए की वजह से थोड़ा रिजेक्ट हो गया मैं, वरना उसमें एलिजिबिलिटी फॉर्म मंगाया था मुझसे। उसमें क्या था, कौन सा एंटोनिम नहीं है। अब पहले में एंटोनिम पूछा, अगले में नहीं है, तो कई स्टूडेंट गलत करके आए, जबकि आंसर उन्हें पता था, पहले में पूछा एंटोनिम है, दूसरे में नहीं। ये अक्सर गलत हो जाते हैं। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शी ट्रेजेडी, कौन सा शी ट्रेजेडी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वुमेन एज अ सेंट्रल कैरेक्टर, ये है, ये करेक्टर होता है शी ट्रेजेडी का। सुपर नेचुरल हॉरर एलिमेंट्स, भाई हॉरर एलिमेंट नहीं होते, ये तीनों होते हैं, तो इसका सही आंसर तो हो गया ये। शी ट्रेजेडी की बात करें तो विमेन करेक्टर होती हैं, इसमें लव, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, लव की बात होगी, इमोशनल इमोशंस की बात होगी, और इसमें जो विमेन होंगी वो विक्टिम दिखाई जाती हैं जनरली, ठीक है, कि उसको कोई छोड़ के चला गया, धोखा मिल गया, तो ये शी ट्रेजेडी होती है। शी ट्रेजेडी जो है ये भी रेस्टोरेशन एज में ही बॉर्न हुई थी, और थोड़ा लेट हुई थी। अगर बात करें तो 1670 और 1680 के बीच में ये पॉपुलर हुई थी, जो जैसे हीरोइक ड्रामा थे, उसी बीच में जो था, हीरोइक ड्रामा में जो मेन करेक्टर कौन होता था, कोई बहादुर आदमी होता था जो लव, ब्यूटी, वेलर, ठीक है, इनके लिए कोई लड़ाई लड़ता था, ठीक है। अब ये तो क्या, कोई बहादुर व्यक्ति जैसे सुपरमैन, लेकिन इसका अपोजिट जो था वो एक वुमेन भी थी, जो मेन प्रोटेगनिस्ट थी, मेन कैरेक्टर थी, लेकिन उसे बहादुर नहीं दिखाया गया, उसे विक्टिम दिखाया गया, कमजोर सा दिखाया गया, इमोशनल दिखाया गया, जिसको उसको कोई छोड़ के चला गया। तो ये जो थी ये शी ट्रेजेडी के लिए 1670 से 1680 के बीच में पॉपुलर हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्टोरेशन एज में इसको ये डेवलप हुई, ठीक है। शी ट्रेजेडी, जिनका दूसरा नाम था पैथेटिक ट्रेजेडी, पैथेटिक ट्रेजेडी, ठीक है, दयनीय, ठीक है, इसे ध्यान रखो। नेक्स्ट है 68, सैनिकन प्लेस वर रेंडर्ड इनटू इंग्लिश बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, सैनिकन प्लेस, ठीक है, किसने ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में, सीधा सीधा आंसर है थॉमस हेवुड। देखो सैनिकन प्लेस की बात करें तो एक सैनिका राइटर से, ठीक है, सैनिका जो राइटर से, रोमन राइटर, इन्होंने होता कुछ ट्रेजेडी लिखी थी 2000 साल पहले। ये ग्रीक ट्रेजेडी से कहीं इन्फ्लुएंस प्रभावित होकर लिखी थी उन्होंने, और
10 ट्रेजेडी लिखी थी। ये ट्रेजेडी बहुत ही पॉपुलर हुई। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था थॉमस हेवुड ने। इन्होंने ट्रांसलेट करा था और जब इनको ट्रांसलेट करा तो इंग्लिश में भी जो था बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे तो जो बाद में हमें एलिजाबेथन जो ड्रामास थे, ट्रेजेडीज, उनमें हमें बहुत मिलते हैं। तो ऐसी क्या खासियत थी इन ट्रेजेडीज की अगर बात करें तो देखो, एक तो सैनिकन प्लेज में रिवेंज की बात होती थी। कोई रिवेंज होगा, बदला लेना, ट्रेजेडी में रिवेंज होता है। घोस्ट होगी, हेमलेट की बात करें, मैकबेथ की बात करें, घोस्ट होती है, तो ये सैनिकन प्लेज में था। दूसरा सॉलिलॉकीज, सॉलिलॉकीज होती हैं, जितनी भी आप ट्रेजेडी देखो उसमें सॉलिलॉकी जरूर मिलेगी, ठीक है। 5 एक्ट स्ट्रक्चर, तो सैनिकन प्लेज जो होते हैं वो 5 एक्ट में डिवाइड थे। साइकोलॉजिकल डेप्थ, जो ट्रेजेडी होती है उसकी खासियत क्या होती है अच्छी ट्रेजेडी की, उसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है। हेमलेट इसका एग्जांपल लेते हैं। हेमलेट जो है उसके ऊपर काफी जो है था बाद में बहुत सारी पीएचडी भी करी गई कि आखिर हेमलेट क्या सोचता रहता था, क्यों परेशान था। तो ये क्या साइकोलॉजिकल डेप्थ मिली, क्या चल रहा है दिमाग में उसके। सबसे पहले बात करें फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्बेडक, ये भी सैनिकन जो ट्रेजेडी थी उससे प्रभावित थी, ठीक है। ये अभी ये डिग्री कॉलेज के एग्जाम में पूछा भी गया था। थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने लिखी थी। फर्स्ट ट्रेजेडी थी गॉर्बेडक, जिसका दूसरा नाम था पेरेक्स एंड पोरक्स, ठीक है। इसके बाद में जो लिखी गई इंग्लिश में बहुत पॉपुलर है, थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी, बताइए। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने तो बहुत सारी लिखी हैं, आप तो मैंने हेमलेट लिखी, बहुत 4 इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी लिखी हैं, आपको पता ही होगा। जॉन वेबस्टर ने द डचेस ऑफ माल्फी। तो ये जो ट्रेजेडीज हैं ये सैनिकन प्लेस से प्रभावित हैं, और सैनिकन प्लेस में हमें ये मिलता है। और थॉमस हेवुड ने जो था इंग्लिश में ट्रांसलेशन करी थी 1581 में, ठीक है। अब डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 69। हु गेव द रोमांटिक पीरियड द टाइटल ऑफ द रेनेसा ऑफ वंडर इन पोएट्री। भाई कई बार पूछा गया है, रेनेसा ऑफ वंडर पोएट्री में किसने कहा था, रोमांटिक पीरियड को किसने कहा था। तो कौन सा है वो, टोडर वॉट्स, विलियम शेक्सपियर, प्रोफेसर हार्फर्ड या विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका सीधा आंसर है वॉट्स। वॉट्स ने जो था कहा था, बीच में थोड़ा सा हैंग हो जाता है ये, डट्स, वॉट्स का नाम ध्यान रखना बस, ठीक है। एक हमें हिंट काफी होता है, एक छोटा सा हिंट ध्यान रखो। वॉट्स ने कहा था द रेनेसा ऑफ वंडर, ठीक है, जो रोमांटिक एज थी, रोमांटिक एज विलियम वर्ड्सवर्थ वाली, रेनेसा ऑफ वंडर, रेनेसा पुनर्जागृति काल का आश्चर्य, ठीक है। तो ये वॉट्स ने कहा था। विक्टर ह्यूगो ने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी लिबरलिज्म इन लिटरेचर। लिटरेचर में जब लिबरलिज्म आया, उदारवाद आया, क्योंकि क्या हुआ कि एक रूल्स जो होते हैं वो उन्हें फॉलो नहीं करा गया स्ट्रिक्टली। लिबरलिज्म हुआ कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो लिखो, सब्जेक्टिव लिखो, कुछ भी लिखो। तो कुछ ये है, गथ, जो जर्मन पोएट क्रिटिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, जो बुराई करते हुए दी, ठीक है, रोमांटिक एज को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गथ ने। किसने कहा था, ये कई बार पूछा गया। रोमांटिज्म इज डिजीज, रोमांटिज्म जो है वो एक डिजीज, बीमारी है, और क्लासिज्म जो है वो एक हेल्थ है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है सेंटेंस का है, डेफिनेशन दी है। पेटर ने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी, एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। जो रोमांटिक एज है ये एडिशन ऑफ स्ट्रेंजर, ब्यूटी को एक विचित्रता प्रदान करती है, सुंदरता को विचित्रता प्रदान करती है। अच्छा, दूसरे कौन सी चीजें कही गई हैं रोमांटिक एज को, इमोशन अगेंस्ट रीजन। रोमांटिक एज को कहा गया लिबर्टी ऑफ इमेजिनेशन, ये दूसरे नाम से पुकारा गया। किसने पुकारा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो वॉट्स की डेफिनेशन द रेनेसां ऑफ वंडर, ये इंपॉर्टेंट है, वॉट्स ने कहा। विक्टर ने क्या कहा, विक्टर ध्यान रखो, विक्टर लिबरलिज्म इन लिटरेचर, गथ ने क्रिटिसाइज करते हुए, पेटर ने एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ये तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है 70। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवा गार्ड, ठीक है, एवा गार्ड का मीनिंग क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है। ओल्ड फैशन एंड ट्रेडिशनल, बिल्कुल भी नहीं है। अहेड ऑफ द टाइम्स, एक्सपेरिमेंटल एंड इनोवेशन, यही सही है। हेड ऑफ द टाइम्स, टाइम से आगे, एक्सपेरिमेंट की बात हो, इनोवेटिव की बात हो, थोड़ा अलग हो, तो वो होता है एवागार्ड, ठीक है। एवागार्ड ये एक फ्रेंच टर्म है जो आर्मी के लिए यूज हुआ होता था, आर्मी में जैसे आगे की टुकड़ी होती थी उसके लिए यूज होता था एवागार्ड। ये बाद में कला के क्षेत्र में से अडॉप्ट करा गया। कला के क्षेत्र में जब अडॉप्ट करा गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई चीज लिख रहे हो, चाहे आप ड्राइंग बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, चाहे आप कोई कलाकृति बना रहे हो, कोई स्कल्पचर बना रहे हो, या फिर कोई नॉवल या कुछ लिख रहे हो, तो आप क्या है उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज करो, क्रिएटिविटी लाओ, एंड बोल्ड ऑफन ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो ना करो, थोड़ा हटकर कोई चीज करो, तो उसे एवागार्ड स्टाइल कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी मूवी का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी मैंने
है तो पुरानी मूवी, शायद 2005 की है, बुलबुल। लेकिन मैंने अभी कुछ महीने पहले देखी, अपने टाइम से आगे की मूवी है अगर उसको देखा जाए तो। क्योंकि उस समय जो मूवी बन रही थी हॉरर मूवी, वो बड़ी साधारण सी थी, वो अपने टाइम की आगे की है। तो उसमें जो स्टाइल अडॉप्ट करा गया है वो क्या है, एवागार्ड। एवागार्ड स्टाइल अडॉप्ट करा गया है क्योंकि अहेड ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम से आगे की चीज को यूज करा गया, एक्सपेरिमेंट उसमें करा गया, इनोवेशन उसमें करा गया है। तो ये होता है एवागार्ड, फ्रेंच टर्म है जो आर्मी से दिया गया है। कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू बतलाए हैं, एक बार इसे सुन लेना, और अगर लगे कि कुछ चीज रह गई है और अगर रिवाइज करना हो तो 1.5 अपने हिसाब से स्पीड सेट करके दोबारा सुनना। वरना जो आपकी तैयारी है उस पर फोकस करते रहो, और ध्यान रखो अगला एडवर्टीजमेंट जो आएगा वो अब ज्यादा लेट नहीं हो, उसके बाद में लेट होगा, पक्की बात है। तो आप अपनी तैयारी रखो, ठीक है। मैं भी, ऐसा नहीं है कि एक बार में मुझे सक्सेस मिल गई, मुझे भी बहुत लेट ही मिली है, पढ़ाते हुए ही मिली है बाद में। आपको सक्सेस अगर लेनी है तो अपने अच्छे से नोट्स बनाओ और तैयारी करो जमकर।